आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में अम्ल के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने बच्चों अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जाना था। तो आज हम बच्चों यहाँ अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रासायनिक गुण में पदार्थ एक दूसरे से अपक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और आज हम ये देखेंगे कि अम्ल किन किन पदार्थों से अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करने के बाद कौन सा उत्पाद बनाते हैं। तो पहला देखिए बच्चों है धातुओं के साथ क्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धातुओं के साथ क्रिया में तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त या विस्थापित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है या विस्थापित करता है। जब भी कोई धातु होगा अम्ल से अपक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त या विस्थापित होगी। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ धातु ले रहे हैं मैग्नीशियम को। पहले बच्चों आप जानते हैं कि धातु और आधात क्या होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ फिर हम पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं कि धातु और आधात क्या होते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम धातु कहते हैं, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम अधातु बोलते हैं। तो अब यहाँ बच्चों धातु के रूप में मैग्नीशियम लिया गया है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, तो इसलिए मैग्नीशियम हमारा क्या है, धातु है। जब बच्चों आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि कौन सा तत्व है धातु है, कौन सा अधातु है, और आप वहाँ ये भी जान पाएंगे कि कोई तत्व क्यों धातु है और क्यों अधातु है। अभी अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसको धातु, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसको अधातु हम बोलते हैं। तो वहाँ हम समझेंगे कि क्यों कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, क्यों कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहा है। तो लेकिन बच्चों आप यहाँ ये जानिए कि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, इसलिए क्या है, धातु। बच्चों मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बच्चों मैग्नीशियम जब Hcl से अपक्रिया करेगा, यहाँ देखिए बच्चों 2 इसलिए लिखा गया है, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा जाता है कि यानी कि जब मैग्नीशियम Hcl से अपक्रिया करेगा तो कितने Hcl अणुओं की ज़रूरत होती है। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ जितना ज़रूरत होता है उतने अणुओं को दिखाया जाता है, और लेकिन हमारा सेंस क्या है, मैग्नीशियम Hcl से अपक्रिया करता है। तो बच्चों आप मैग्नीशियम प्लस Hcl लिख सकते हैं और फिर जो उत्पाद बनता है उसको लिखेंगे। फिर हम समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो उनके परमाणुओं को बराबर करके दोनों तरफ संतुलित कर लेंगे, तो वहाँ पता चल जाएगा कि किसके कितने अणुओं की ज़रूरत है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ जैसे मैग्नीशियम है और सेंस हमारा ये है कि Hcl अपक्रिया कर रहा है, यानी कि Hcl क्या है, हमारा एक अम्ल है। आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में अम्ल और क्षार के बारे में आपको बताया गया है कि अम्ल और क्षार होते क्या। तो यहाँ बच्चों आप जानते हैं कि Hcl क्या है, अम्ल है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब देखिए जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो अभी कहा जा रहा है कि अपक्रिया करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और बच्चों एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जब धातु तनु अम्लों से अपक्रिया करता है
बच्चों देखिए, जो विलयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। तनु हम किसको बोलेंगे और किसको सांद्र बोलेंगे? बच्चों आप जानते हैं कि विलयन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। यानी कि विलयन विलेय प्लस विलायक, यानी कि इन दोनों की सहायता से हमारा क्या है, ये विलयन बनता है। अब बच्चों ये देखिए कि तन कब हम बोलेंगे और कब सांद्र बोलेंगे। अब यही जो विलायक है बच्चों, अगर उसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, विलेय की मात्रा अगर ये कम है तो इसका मतलब कि वो विलयन हमारा क्या होगा, तनु होगा। अगर यही बच्चों विलयन हमारा जो है सांद्र कहलाएगा जब विलेय की मात्रा क्या हो, विलायक में अधिक हो। ये हमारा क्या बन जाएगा, सांद्र, और ये क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हैं कि जब विलायक में विलेय की मात्रा कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं, और जब विलायक में विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उसको सांद्र विलयन बोलेंगे। तो अब आगे देखिए बच्चों, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो हमने कहा है, और ये देखिए आपका तन होगा बच्चों, अगर ये तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Mg अपक्रिया करता है तो हमने कहा है कि अगर तनु अम्लों से कोई धातु अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये देखिए बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। और देखिए यहाँ हम बच्चों एरो जो हेड होगा ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये संकेत करता है कि ये गैस है। आप जानते हैं कि हल्की वस्तुएं कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। अगर बच्चों कहीं तीर नीचे की तरफ लगा है तो इसका मतलब कि अवक्षेप बनकर कोई पदार्थ क्या है, तली में बैठ रहा है। जानते हैं कि ठोस वस्तुएं कहाँ, नीचे की तरफ आते हैं, तो तीर नीचे की तरफ लगा है तो इसका मतलब अवक्षेप क्या है, नीचे की तरफ तली में बैठ रहा है। तो अब यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस जब मुक्त हो गया तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन जो है परमाणु के रूप में नहीं होगा, जब भी होगा अणु के रूप में बाहर आएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु दो परमाणुओं से मिलकर क्या है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों जब हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो गया तो बच क्या रहा है हमारा, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो बच्चों आप जानते हैं कि मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद देखें, आपने पढ़ा है कि जब आयनों को संयुक्त करके अणु के रूप में लिखा जाता है तो चार्जों को ट्रांसफर करके उनके परमाणुओं की संख्या को दिखाया जाता है। तो यहाँ बच्चों देखिए जब मैग्नीशियम और क्लोरीन आयन एक दूसरे से संयोग करेंगे और अणु का रूप लेंगे तो यहाँ ये बन जाएगा मैग्नीशियम, और चूँकि इसकी संख्या 1 है इसलिए मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 दिखाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन यहाँ जब लिखेंगे तो इस पर चार्ज की संख्या 2 है, इसलिए इनकी संख्या क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो बन जाएगा हमारा क्या, MgCl2। अब इसके बाद देखें ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब इसके बाद जब बच्चों उत्पाद बन जाता है तो हम परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं बाएं और दाएं तरफ। अब यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है तो इसलिए इधर भी 2 होना चाहिए, और संख्या बराबर करने के लिए बच्चों हमेशा हम मल्टीपुल के रूप में लिखेंगे, यानी कि गुणा करके बनाएंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो हम यहाँ 2 से गुणा करके 2 हाइड्रोजन परमाणु बराबर कर लेंगे। और इधर देखिए क्लोरीन की संख्या 2 है तो इधर भी 2 हो गई, मैग्नीशियम की संख्या 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। तो अब ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। इसलिए बच्चों देखिए मैग्नीशियम
प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस H2 लिखा गया है। इसी के आधार पर लिखा जाएगा। और देखिए बच्चों दूसरा है, जब जिंक HCl से अपक्रिया करेगा तो जिंक प्लस HCl हम करेंगे तो ये देखिए बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जिंक क्या है, एक धातु है। और बच्चों जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव बनता है, यानी कि Zn अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लाएगा। अब यहाँ से देखें, जब ये धातु है और ये क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये आपस में अपक्रिया करेंगे, आपको बताया गया है कि जब कोई धातु तनु अम्लों से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस बन गया। अब बाकी देखिए क्या बनेगा, यहाँ जिंक और क्लोरीन बने तो जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। अभी अभी हमने बताया कि चार्ज को ट्रांसफर करके हम अणु बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा Zn2, तो यहाँ बन गया Zn2। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ 2 से गुणा करके हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 कर लेंगे। और देखिए क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, Zn की संख्या 1 है दोनों तरफ, तो ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि जब जिंक और HCl अपक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और बच्चों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिंक का एक परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु जब संयोग करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो बच्चों ये समीकरण जब संतुलित होगा तो ये बताएगा कि कितने कितने परमाणुओं अणुओं की जरूरत होती है। समीकरण संतुलित करने से स्पष्ट हो जाता है कि अपक्रिया में कितने अणुओं की जरूरत है। आगे देखिए तीसरा यहाँ दिया जा रहा है कि सोडियम जब H2SO4 से अपक्रिया करता है, ये बच्चों हमारा हो जाएगा, चूंकि हम ले रहे हैं इसलिए तनु हाइड्रोक्लोरिक यहाँ बच्चों हम तनु ले रहे हैं इसलिए लिखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है बच्चों, सोडियम है। सोडियम बच्चों धातु है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 1 पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लाता है, तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए बच्चों ये धातु है, ये अम्ल है, अपक्रिया करने के बाद सीधा हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों सोडियम और सल्फेट आपस में अपक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाएंगे। अब ये देखिए सोडियम सल्फेट जब आपस में जुड़ेंगे, ये चूंकि आयन के रूप में रहते हैं और आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज और बच्चों सल्फेट पर कितना, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसको आप समझ सकते हैं कि सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो बच्चों देखिए H2SO4 अगर हम लिखते हैं तो हमने कहा है कि अगर आयन को जोड़ते हैं, अणु के रूप में लाते हैं, तो चार्जों के ट्रांसफ़र करके उनके परमाणुओं को दिखाया जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों जब यहाँ 2 लिखा गया तो इसका मतलब इनके चार्ज को इस पर लाया गया है और यहाँ सल्फेट की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब कि इसके चार्ज की संख्या, हाइड्रोजन के चार्ज की संख्या यहाँ पर लाया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सल्फेट पर जो चार्ज की संख्या वो कितनी है, 2 है, क्योंकि इसके चार्जों की संख्या इस पर लिखा गया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए इसके चार्जों की संख्या इस पर लिखेंगे तो Na2 हो जाएगा और फिर सल्फेट इसकी संख्या कितनी है, 1 है, 1 लिखेंगे नहीं तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा Na2SO4। तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है, सल्फेट की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ देखिए सोडियम की संख्या 2 है, इसलिए गुणा करके बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे सोडियम की संख्या भी बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम और जब सल्फ्यूरिक अम्ल अपक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा।
और इसमें देखिए बच्चों, इस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का एक कण और सोडियम का 2 परमाणु भाग लेकर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसी तरह बच्चों आप यहाँ समझिए कि एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर लाता है 3 पॉजिटिव चार्ज। हम मेंडलीव की आवर्त सारणी जब पढ़ाएंगे बच्चों तो वहाँ आपको बताएंगे कि कोई परमाणु क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, क्यों कोई 2 कर सकता है, क्यों कोई 3 कर सकता है। तो ये आगे हम बताएंगे जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाएंगे। तो लेकिन अभी आप यहाँ जानिए कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या है, अपने ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो एल्युमिनियम अपक्रिया करता है H2SO4 से। तो आप देखें H2SO4 से जब अपक्रिया करेगा तो पहली बात तो ये बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब इसके बाद देखें हाइड्रोजन गैस जब मुक्त करेगा तो बचा क्या हमारा, एल्युमिनियम और सल्फेट। तो अब इसके बाद जानते हैं कि एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और अभी हमने बताया कि सल्फेट पर कितना होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें इनके चार्जों को ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगा। ये 2 इस पे आ जाएगा और सल्फेट की संख्या कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसको पढ़ते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, पढ़ सकते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। जब बच्चों 3 होता है थ्राइस और जब 2 होता है तो ट्वाइस। तो अब देखिए बच्चों एल्युमिनियम जब H2SO4 से अपक्रिया किया है तो क्या बनाया, एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाए। अब संख्या बराबर कर लीजिए, परमाणुओं का 2 है तो हाइड्रोजन 2। सल्फेट बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ 3, इसलिए 3 से गुणा करेंगे तब सल्फेट की संख्या 3 हो गई। अब लेकिन इसके लिखते ही हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 हो गई, तो यहाँ भी 6 करना है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 ही हो जाए। एल्युमिनियम की संख्या देखिए 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करके एल्युमिनियम की संख्या 2 हम बराबर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगले रासायनिक गुण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।